का विषय है समृद्ध भारत का आधार, स्वच्छ आदतें, स्वस्थ समाज और आत्मनिर्भर सोच। जी हाँ, यही हमारा आज का विषय। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसा चिर परिचित चेहरे को आमंत्रित किया है जिन्हें आप सभी बखूबी जानते हैं। जी, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं एवं चिंतक हैं, विचारक हैं, समाज सेवी हैं, अखिल भारतीय प्रमुख हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरोग्य भारती हैं और अध्यक्ष है आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, आप चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं और वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में आपको पूरा मध्य प्रदेश जानता है। वही समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह के आप कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आरोग्य की अगर हम बात करें तो जन जन के स्वास्थ्य पर आपकी नज़र है और चाहते हैं कि भारत जो है स्वच्छता के साथ स्वस्थ भी हो। और हम चाहेंगे एक संक्षिप्त परिचय आपका हो जाए, कैसा आपका, किस प्रकार आपका इस दिशा में आना हुआ, क्योंकि आप तो बेसिकली सेवा का कार्य ही वरिष्ठ चिकित्सक होने के नाते कर ही रहे थे, लेकिन समाज सेवा में आपका आना कैसा हो? पूर्वा, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ हमारे नमस्कार एमपी में जितने भी हमारे भारतवासी और इस चैनल पे भी जुड़े हुए हैं। मैं आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो उनके लिए मैं माँ भारती से प्रार्थना करता हूँ। और रही बात सेवा की, तो मुझे लगता है कि कुछ पुराने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है जब प्रकृति या ईश्वर जो है आपको एक माध्यम बनाता है और आपको कुछ ऐसी क्षमताएं दे देता है जिससे आप समाज में जो है आपका लक्ष्य हो जाता है कि एक माध्यम बन के एक सेवक के रूप में करें। इससे बड़ी शक्ति और इससे बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती नहीं है पूर्वा। तो इसमें मैं का भाव, इसमें कर्ता का भाव ना हो, बस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना हमेशा रहती है कि बस सेवा करते जाएं। मैं सेवा करूं, उसमें से मैं माइनस हो, और बस ये कोशिश रहती है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, आसान नहीं होता जब आप अपने आप के इस कर्ता भाव को, क्योंकि मुझे पता है कि अर्जुन तो जीवन भर कृष्ण के साथ ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे संदीपनी गुरुकुल से लेके सब, और कुरुक्षेत्र में भी 11वें अध्याय तक जो है अर्जुन जो है वो इस कर्ता भाव से अपने आप को भी मुक्त नहीं कर पाया। तो हम तो बहुत ही साधारण मनुष्य हैं। तो सेवा का मुझे लगता है कि हम सबके भीतर एक डीएनए है। इस पूरी प्राणियों में जो है मानव जाति जो है उसका एक डीएनए ही मूल है कि सेवा से ही समृद्धि आती है, सेवा से ही सहजता, सेवा से ही संतुलन, और सेवा से ही हम जो है समृद्ध भारत का आधार, जो आपका विषय है आज का। तो मुझे लगता है कि हमको केवल और केवल इस विषय को अपने विचारों में 24 घंटे रखना चाहिए और ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमको इतनी शक्ति दे कि हम सेवक के रूप में उसका समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। जी बिल्कुल सर, आरोग्य भारती की चर्चा से शुरुआत करेंगे। आज आप हेल्थ शिविर से लेकर और जन जन के बीच में पहुंच रहे हैं और उनको स्वास्थ्य को लेकर जो आप समझाइश दे रहे हैं, एक और बहुत ही बढ़िया विषय पर सर आप कार्य कर रहे हैं, धार्मिक चिकित्सा। और कहते हैं आप तो चिकित्सक हैं और जिस तरह से आप मानव शरीर को आप जान सकते हैं उससे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन मानव के मन और चिंतन पर भी आप कार्य कर रहे हैं, उस विषय में हम जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा विषय आपने चुना है पूर्वा जी। कि देखिए, लगभग 40 वर्ष का मेरा एक अनुभव है जो मेरी चिकित्सीय यात्रा रही है। तो इसमें हम लोगों ने जो भी अध्ययन किया, मैं गांधी मेडिकल कॉलेज का ही छात्र रहा, भोपाल का, और समय के साथ मैंने देखा है कि विज्ञान जो है वो एक तकनीकी यात्रा में हमेशा जो है उसका जो हर 3 से 5 वर्ष में उससे सिद्धांत जो है नए सिद्धांत प्रतिपादित हो जाते हैं, पुराने सिद्धांत जो है गौण हो जाते हैं। और अपनी इस यात्रा को देखते देखते मैंने देखा है कि समाज में जब हम आरोग्य की बात करते हैं तो रोग के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। किसी भी विषय को समझने के लिए उसके विपरीत भाव को भी समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम तुलनात्मक, हम एक डुअलिटी के साथ ही समझते हैं। दिन को दिन समझने के लिए रात की आवश्यकता होती है। अमीरी, गरीबी, ठंड, गर्मी, सर्दी,
गर्मी, ये सब चीज़ों को लेते। तो तुलनात्मक भाव की अगर बात करते हैं तो आरोग्य को समझने के लिए रोग को समझना पड़ेगा। और मैं अगर बात करता हूँ मेरे ही जीवन काल में, अगर मैंने रोग को समझा है तो बड़े स्पष्ट रूप से हमारे इस समाज में रोग के जो कारण, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण जी। तो हमने जिस मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात की है, आज से 25-30 साल पहले की अगर बात करते हैं तो रोग जो थे मुख्यतः बाह्य कारण से होते थे जी। आपकी स्वच्छता बहुत बड़ा एक विषय था, आपकी आहार प्रणाली, आपकी जो एक स्वच्छ आदतों से दूरी जो है, तो अक्सर जो बीमारी हुआ करती थी वो अक्सर कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं जिनको हम, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज जैसे टीबी हुआ करता था, अगर हम बात करते हैं टीबी, तपेदिक, छोटी माता, बड़ी माता, हैजा, आंत्रशोथ, कई ऐसी एपिडेमिक्स होते थे कि पूरे गांव साफ हो जाते थे जी। लेकिन समय के साथ जो है जैसे जैसे इस वैज्ञानिक पद्धति ने विजय प्राप्त की, एक वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जो हमारे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन की इजाद हुई, धीरे धीरे स्वच्छता को लेके, सैनिटेशन को लेके इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटीज बनने लगी, हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स आ गए और साइंस ने बहुत ही तरीके से इस कम्युनिकेबल डिजीजेस को तो रोक लिया जी, संक्रमणशील बीमारियों को तो रोक लिया जी जी, जो रोग के बाह्य कारण थे उनको तो रोकने में जी, लेकिन मृत्यु दर कम नहीं हो पाई जी। तो उसके बाद जब वैज्ञानिक बैठे कि भाई ये तो कैसे हुआ, अभी मृत्यु दर तो कम नहीं हो गई, तो इसका कारण ये भी लगा कि जैसे जैसे हम भौतिकवादी सोच की तरफ बढ़ते गए जी, जैसे जैसे ये मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शंस की तरफ हमने एक अच्छे जीवन की परिभाषा को ही बदल दिया जी, एक अच्छी जिंदगी मतलब भौतिकवादी संपन्नता, जी, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा भोजन वगैरह वगैरह वगैरह, जी, तो हम जो है मनुष्य का जो एक मूल प्राकृतिक स्वभाव है अध्यात्म, जी, आत्मचिंतन, जी, भीतरी भाव से विमुख होके हम जब बाह्य जगत की तरफ रेस लगाने लगे जी, तो फिर ये एक अलग दौड़ शुरू हो गई, बिल्कुल जैसे हम आज की डेट में देखते हैं जी। मतलब सर विलासिता की दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल खो गए। ये जी, जो जी, आपके इंद्रिय जनित सुखों के प्रति हमारी जो एक दौड़ शुरू हुई, शायद हमने इसी को एक अच्छी जिंदगी समझ लिया। जी, और धीरे धीरे हमारे परिवारों में भी, हम अगर भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत जो है, अगर हम थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करें, मूल भारत की बात करते हैं, तो पूर्वा मुझे आपके इस चैनल में कहते हुए बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं होगा कि आज का युवा जो है, अगर उस भारत की बात करें जो आज से करीब 500 साल पहले के भारत की बात करते हैं, जी, जी, हम बीच का जो हमारा काला कालखंड है उससे पहले जाने की बात करते हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम है एंगर्स मेडिसन, उनको विश्व बैंक ने कहा था कि आप जो है एक रिपोर्ट तैयार करिए जिसमें प्रथम शताब्दी से लेकर 2000 तक कि पूरे विश्व की एक ग्लोबल इकोनॉमी की रिपोर्ट करें। तो उन्होंने 8 साल बहुत मेहनत से पूरे विश्व के 30 अर्थशास्त्रियों को लेकर जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, मिलेनियम पर्सपेक्टिव, ए 2000 ईयर जर्नी ऑफ इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें उन्होंने कहा था कि प्रथम शताब्दी से लेकर 1500 तक भारत नाम के कॉन्टिनेंट का पूरे विश्व में जीडीपी में जो आपका जो पार्टिसिपेशन था वो था 38% का। जी, क्या बात। ये सुन के आश्चर्य होता है कि आज हम 3 से 4% पे हैं जी, तो 1500 से पहले जो है भारत का 38%, मतलब ये जब 38% जी, भारत सोने की चिड़िया जी, ये हमने सुना था बचपन में जी, बिल्कुल लेकिन अब जाके सर, समझ में वही आता है सुनते आ रहे कि भारत सोने की चिड़िया था। बिल्कुल। जी, जी, और उस वक्त के भारत की बात करते हैं, उस वक्त यूरोप और जो अमेरिकन जो वेस्टर्न पाश्चात्य देश है 2 या 3, 4, 5% पे थे। जी, तो अगर उसको विजुलाइज भी करते हैं, मैं कल्पना की तो बात नहीं करूँगी क्योंकि ये वास्तविकता है, एक बार जाके देखिए कि जिस देश में 38% जीडीपी रहा हो उसका हर घर जो है एक स्वर्णिम घर था, हर घर। आज भी जो है अगर इतिहास में देखते हैं तो हमारा जो वास्तुकला हो, हमारे मंदिरों की बात करते हैं, हम रेशम की बात करते हैं, हमारे और तो और छोड़ दें अपन, ये पूरा विश्व जानता है कि हमारे जो वेद हैं लगभग 10,000 वर्ष पूर्व लिखे गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज के युवाओं को सोचना चाहिए कि उस वक्त जब इंटरनेट नहीं था, जब आपके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, उसके तो बाद भी हम कैसे कालगणना कर लेते थे, किस तरह से चीजें थी, हमारे काल चक्र सारी चीजें, मतलब सर जो कहते हैं जब 0 दिया मेरे भारत ने तब लोगों को गिनती आई। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जिस समय की आप बात कर रहे हैं और जब विश्व गुरु शायद जब भारत को कहा जाता था और उस समय की, और मैं तो यहाँ पूर्व कहूँगा कि आज जो है अगर हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो
बहुत ही मुश्किल होता है कि हमको 80-85 रुपए $1 में आते हैं। जी। क्या आप सोच सकते हो कि कभी ऐसा भी वक्त रहा होगा कि $1 में $40-50 मिला करते थे? बताइए। मतलब ये सिहरन हो जाती है कि भारत एक समय पे ऐसा भी था, 1828 की बात है, 1917 की बात है जी जी। कि $13 हुआ करते थे $1 में। अच्छा। लेकिन ये बीच का जो कालखंड आया जिसमें जो है बाहर के आक्रांताओं ने आके हमें लूट पटा की, ठीक है, बीच में फिर बाद में ब्रिटिशर्स आ गए। तो एक उपसा पटनायक एक कैलिफोर्निया की बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हैं, नोबेल लॉरेट भी हैं, तो उनकी एक रिपोर्ट में तो ये है कि 200 वर्षों में ब्रिटिशर्स जो है भारत से $45 ट्रिलियन यहाँ से वो हमको यहाँ से चुरा के लेके गए। उसको मैं चोरी करना ही कहूँगा। आज अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो $23 ट्रिलियन की है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि 200 वर्ष में उन्होंने जो है 45 ट्रिलियन, हम कहाँ थे? और अचानक 1947 में ये नौबत आ गई कि भारत जो है वो 70-80% गरीबी रेखा के नीचे आ गया। बिल्कुल सर, हम जो है एक PL 480 गेहूं खाने को मजबूर हो गए। तो हमको तो लूट खसोट लिया। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो अगर आध्यात्मिक गुरु था, अगर समृद्धि थी, अगर शांति थी, तो बौद्धिक भारत था पूर्वा। और जो व्यक्ति बौद्धिक होता है, जो समृद्ध होता है, उसे डर नहीं होता जी, वो अपने आप से भयभीत नहीं होता जी। और बिल्कुल सर, जिस दौर की आप बात करें, कहीं ना कहीं अब वो कालखंड या उस स्वर्णिम युग की जो हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम फिर से वहाँ लौट रहे हैं। अब जो हमारी जी वर्तमान सरकार है, हमारी आदरणीय मोदी जी हैं, जिस तरह से हमको जो है आगे इस और लेके जा रहे हैं, चाहे अध्यात्म का वो हो, चाहे स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, सभी को लेकर, उस पुराने मूल्यों को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अब जागरूकता लोगों के बीच में आ रही है। और बात जब स्वच्छता की है सर, तो इसी विषय पर हम आपसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि बात स्वच्छता की है। तो आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने, वो सपना है देखा। हाँ, स्वच्छ बने भारत अपना, बापू से यही है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, हाँ, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक। इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। बापूનું સપનું સૌએ કર્યું સાકાર। એ સર્જો રે ઇતિહાસ કામ પડ્યું છે
সব মোরা করতে পেরেছি, হাতে ধরে স্বপ্ন দেখো সাকার করেছি। यहाँ तक आ पहुँचे हैं अब हमें और आगे जाना, स्वच्छता के धर्म को जीवन में अपनाना। स्वच्छता ही सेहत है, अब सेहत को घर लाना। स्वच्छता संदेश की हमें ज्योत से ज्योत जलाना। तकिट तकिट धिमि तक तरिकिट तक सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह मुडियानदे मुडिंददे देश तथयिन कनव बलितदे कईयोड कई नैंददे पुदिय सरित्तिरम पडैतदे इंडिया तूय्मय्यानदे कलसि मनं చూసామి స్వప్నం స్వచ్ఛమైంది మన భారతదేశం സ്വപ്നമെല്ലാം സത്യമായി ഈ നാട് ധന്യമായി ദുസ്സാധ്യമായതെല്ലാം നാം ഒന്നായി തീർത്തിനാം ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಾಗ್ರಹದವರೆಗೆ नवी अशी पहाट चाललो एक साथ, झाला सुंदर स्वच्छ देश हा सारा कसा फुला. भारतस्य इतिहासेषु सुवर्णकान्ति सदृश्य स्वप्नं जातं परिपूर्णं स्वच्छ भारतं नमाम्यहम्. सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक बापू संगोस हो सपन साफ होया है भारत अपना, भारत मुहिंजो साफ थियो. रचनी हम इतिहास के तो देखा आपने कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान से बच्चा बच्चा तक जुड़ा हुआ है। सेलिब्रिटी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, राजनेताओं की बात करते हैं, जन जन की बात करते हैं। आज सभी के मन में इस तरह से समाया हुआ है कि स्वच्छ भारत जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है। सर, स्वच्छता पर हम बात कर रहे थे और देखा आपने कि किस तरह से बड़ी सी बड़ा व्यक्ति, छोटी सी छोटा व्यक्ति आज स्वच्छता के महत्व को समझ रहा है। आज हम एक छोटे से बच्चे को भी देखते हैं कि जिस तरह से बच्चे जो हैं आज भी कचरा फेंकने से पहले वो चॉकलेट का रैपर फेंकने से पहले 10 बार देखते हैं कि डस्टबिन कहाँ है। तो ये सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और इस विषय पर चर्चा करने से पहले आइए, हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी मैम नमस्कार। नमस्ते वीरेन जी। मैं मैम बीरन राजपूत डोलर नब्दोबन से बोल रहा हूँ मैं। जी मैडम, मेरा एक सवाल था डॉक्टर राजेश शर्मा जी से जी कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए हम युवाओं को क्या योगदान करना चाहिए, क्या सहयोग करना चाहिए? जी बिल्कुल। कि आज जो युवा भटका हुआ है, गलत आदतों में जा रहा है, इसके लिए सर की तरफ से हमें क्या मोटिवेशन मिलेगी, आज युवाओं को क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जी सर। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न तो वाकई आज के इस भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नमस्कार एमपी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज भारत सबसे युवा देश है, नंबर 1। दूसरा, आज भारत की 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे है। हम पूरे विश्व में सबसे युवा देश हैं। हमारी औसतन आयु है 29 वर्ष के आसपास की है। तो हमारी ताकत ही युवा तरुणाई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जिस तरफ युवा ठान लेता है वो किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देता है। तो आज अगर बात करते हैं तो युवाओं की सोच जो है, आप क्या हो, आपको आपकी जड़ों की तरफ देखना पड़ेगा। आपको आसमान की तरफ नहीं देखना पड़ेगा कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो कैसे हैं। आपको विकास की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। ये जड़ों का मतलब होता है कि हमारा मूल क्या है। जी। हम तो सनातन सोच के लोग हैं, हम ऋषि मुनियों के संतान हैं। हमारा भारत कैसा रहा होगा आज से हजारों वर्ष पूर्व, जब लोग तरसते थे,
कुछ भी नहीं पता था, तब हम जो है एक अध्यात्म के रास्ते में हम कहाँ से कहाँ तक थे। विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से हमारी सोच शुरू हुआ करती थी। जी। अगर आज का युवा जो है ठान लेता है कि मुझे अपना जीवन जो है अपने देश के प्रति समर्पित करना है, थोड़ा स्वार्थ को जो है एक तरफ रखना पड़ेगा, आपको परार्थ की फीलिंग के साथ में, परार्थ के भाव के साथ आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा जीवन जो है 24 घंटे में मैं थोड़ा समय जो है अपने देश के लिए लगाऊं, मैं इस सेवा के लिए लगाऊं। और रही बात जो है धीरे धीरे करते करते जब ये अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने आके जो विष बोया यहाँ पे आके, यहाँ के नैरेटिव को सेट किया कि रोजगार ख़त्म कर दिया हमारे यहाँ से बेरोजगारी का शब्द ही नहीं हुआ करता था जी। लेकिन इस 200 साल के कालखंड में उन्होंने इस कदर तक भारत को नीचे ले आया कि आज की डेट में जो है एक युवा जो है वो नौकरी पाने के लिए जो है वो शिक्षा का सहारा लेता है। बिल्कुल। ये इतनी उल्टी सोच कर दी है आज की डेट में। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि युवाओं की सोच में व्यापक परिवर्तन चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्वावलंबी भारत अभियान की बात करते हैं, या हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात की बात करते हैं, हम समृद्ध भारत की बात करते हैं, हम आध्यात्मिक भारत की बात करते हैं, तो युवाओं की सोच में जो है एक बुनियादी जो बदलाव चाहिए वो ये चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। क्या बात है सर। अहम ब्रह्मास्मि, जी। मुझ में बहुत ताकत है जी। मैं पराश्रित नहीं हूँ। कोई आवश्यक नहीं होता कि जो है अगर जो है कोई सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मैं रोजगार के उस दिशा में जाऊँगा। जी। आप अपना काम करिए ना। आप जी बिल्कुल। आप कुछ भी करने में आलस छोड़ना पड़ेगा। हमको ये छोड़ना पड़ेगा कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये इससे दूर करना पड़ेगा। कुछ भी काम करो, आप समय का सदुपयोग करो आप। और दूसरा व्यसन से, आज का युवा जो है जब 4 लोग बैठते हैं एक गलत दिशा की तरफ चले जाता है, अपने शरीर को जो है वो दीमक लगा लेता है, चाहे वो कैसे भी व्यसन हो। आज गांव में बड़ा दुख होता है जब कहीं भी ये गांव से जाते हो शाम को 6-7 बजे कुछ युवाओं की टोली जो है आप शराब के नशे में या किसी नशे में बैठ के जो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। स्टेटस सिंबल बना लिया उस चीज को कि नहीं ये तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जो है काबिल नहीं कहलाएंगे, हम बड़े नहीं कहलाएंगे। और ये सोच में परिवर्तन लाना। और दूसरा मैं यहाँ ये कहूँगा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत जो है वो बसता ही गाँव में है। बिल्कुल, ये बिल्कुल कहना पड़ेगा। जी। और दूसरा जो है मैं मेरे नज़रिए से, मेरी व्यक्तिगत विचार है ये कि भारत को मैं 2 अलग भागों में बांटता हूँ। एक शहरी भारत, एक अर्बन इंडिया और एक रूरल इंडिया। जी। आधार तो रूरल इंडिया है। जी। आज भी जो है 40 से 45% जो है हमारे युवा जो है वो कृषि करते ही करते हैं। जी। और हमेशा ये कहते थे कि भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है। जी बिल्कुल। तो युवा जो है वो एक लक्ष्य निर्धारित करके यदि सोचता है कि मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि नौकरियाँ हैं कितनी, अगर भारत की बात करते हैं प्राइवेट और सरकारी मिला के 8% नौकरियां हैं। जी बिल्कुल सर। तभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही हमेशा कहते हैं कि नौकरी देने वाले बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। बिल्कुल सही अपनी आप देखिए नई शिक्षा नीति में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, आज रोजगार मूलक बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। आज जो सोच है आपकी, जो इंटरेस्ट है आपका, आप उसी को अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं, उसी को अपना करियर बना। ये परिवर्तन बहुत ज्यादा जो है देश को आगे ले जाने में युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक। बिल्कुल सही बात। और यह बात है कि एक युवा अगर ऐसा लगता है कमजोर है तो क्यों नहीं गांव के जो है किसी भी पंचायत के 4 युवा मिलके, जी ठीक है, आप विचार तो करो कि चलो एक अकेला कमजोर है तो 2 लोग मिलके, 4 लोग मिलके, 5 लोग मिलके। सरकार की बहुत योजनाएं हैं, नई स्टार्टअप्स हैं, लोकल और भारत के पास बहुत अवसर हैं। केवल और केवल ये है कि आपको अपनी जहाँ चाह वहाँ राह, एक बार बैठ के एक जुनून, एक जिद के साथ, एक संकल्प के साथ बात तो करो। जी। सफलता तो आपके कदम चूमेगी। बहुत उदाहरण है ऐसे, बहुत उदाहरण है। छोटे छोटे जो है कई लोग जो है MBA करने के बाद में एक चाय वाला है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बाहर दिल्ली में जो है एक यूपी का लड़का आके उसने सिंपल जो है अपने मामा के ठेले से उसने एक चाट की दुकान शुरू की थी। जी बहुत सारे ऐसे उदाहरण बहुत उदाहरण जिन्होंने कमाल किए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बस यही है ना कि हमेशा यही रहता है कि हम अच्छे इनोवेटिव आइडिया का जो है उनको हमेशा स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। और हमारी इस तरह की सोच का आज का ये बहुत अच्छा परिणाम है सर कि लोगों के नए आइडियाज़ हैं, नई तरह की सोच है, उनको आकार मिल रहा है। आज वो जब सोचते हैं कि नहीं हमको ऐसा करना है, ये चीज़ का निर्माण करना है, स्टार्टअप नीति है हमारे लिए, आत्मनिर्भर भारत जिसको हम कहते हैं, शायद वो जो शब्द है उसका व्याख्या आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत की। मैं अगर बात करता हूँ पूर्वा जी कि पिछले
मैं अगर एक या दो देशों की बात करता हूँ, भारत जिस तेज़ी से, मैं यहाँ पे एक उदाहरण बताना चाहूँगा। हमारे एक मित्र जो 20-25 साल के बाद भारत लौटे अमेरिका से, जी तो उनसे मैंने इसी मजाक में पूछा कि आपको क्या लगता है भारत में। बोलता है, साहब मैं अगर कहता हूँ कि मैं अमेरिका में 20 साल 25 साल के बाद आया हूँ, तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे यहाँ के एयरपोर्ट को देख के लगा नहीं कि मैं भारत के किसी एयरपोर्ट में हूँ। क्या बात है। हमारे एयरपोर्ट जो है, किसी भी हमारी सड़कें जी और खास करके यूपीआई, जी जी और यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आज जो है भारत में लगभग 36 से 40 किलोमीटर सड़कें एक दिन में बनती हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड है। अगर हम बात करते हैं औषधि, जो हमारी जेनरिक मेडिसिन जी, हैं, वो भारत एक बहुत बड़ा एक केंद्र बन चुका है। केंद्र बन चुका है जी चाहे हम चावल का उत्पादन करें, चाहे गेहूं का उत्पादन करें, कोविड में सबने देखा, जी हमने 110 देशों को जो है कोविड के वैक्सीनेशन दिए। तो पूर्वा हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ में। बिल्कुल केवल और केवल ये है कि थोड़े से मतभेद हटा के जी छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो है, जब हम आपस में संकीर्णता के साथ में, संकुचित मानसिकता के साथ में, इससे हटना पड़ेगा। इससे मैं भारतीय हूँ, क्या बात है सर। ठीक है। ये जो एक भावना है कि भारत मेरी माँ है, इसलिए भारत माता बोलते हैं। बिल्कुल। किसी भी विश्व में किसी देश में अमेरिका माता नहीं कहते। नहीं, सिर्फ एक भारत ही हमारा एक ऐसा माता, देश है जो सिर्फ हम जिसे माँ कहकर संबोधित और घर में भी जो है एक माता और पिता में बच्चा जो है पिता नहीं बोलता है, माता ही बोलता है। माता ही बोलता है। तो वो एक भावना जो है कि मैं सपूत हूँ, मैं पुत्र हूँ इस भारत माता का, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, ये पूरा भारत मेरा परिवार है। जी इस भावना के साथ में अगर हम बात करते हैं, तो हम फिर से भारत को उसी दौड़ में स्थापित कर देंगे जहां भारत था। विश्व में हम गुरु थे, हर दृष्टि से गुरु थे, केवल आध्यात्मिक नहीं, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से हम सक्षम हैं और आज भी हैं। और 2047 में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की बात करते हैं, हमें तो अपने पाँव पे खड़ा होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल होना ही सर, है, कोई होना रोक ही नहीं है। सकता इसको। जी। और सर आपने जो भारतीयता की बात करी है, कहीं ना कहीं भारतीय सेना भी जो है हमारे देश को सर्वोच्च पद पर ले जाने के लिए बहुत ही जो है, जिस तरह से जो है अग्रणीय हो रही है, जिस तरह से उनको पावर मिले है, वो भी एक अपने आप में अद्भुत चीज़ है। आपने भारतीय सेना है, तो मुझे को तो अभी भीतर से मैं जो ऊर्जा का स्पंदन जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ इस ऑपरेशन सिंदूर से, जी बाप रे बाप, पूरे विश्व ने भारत को देख लिया कि हमारी जो देसी तकनीकी है जी और हमने जो पिटाई करी है हमारे मुल्क की, बगल वाले मुल्क की, जी ठीक है, पूरे देश को पता चल गया कि असल में भारत की सेना, हमारे सैनिक, हमारी तकनीकी और हमारी जो देसी तकनीकी है, जी ठीक है, हम कहाँ हैं। जी तो आज जो है बहुत तेजी के साथ भारत, और एक बात यहाँ और भी कहना चाहूँगा, ये बहुत ही संवेदनशील समय है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत तेजी के साथ बढ़ते हो तो बहुत से दुश्मन जो है वो अपना पाँव खींचने लग जाते हैं। तो अभी जो है ये हमको देखना पड़ेगा। पूरे विश्व में देखते हैं तो हर देश में कहने की अशांति है, आसपास किसी भी देश में देख लें, राजनीतिक अशांति है, आर्थिक अशांति है, मानसिक अशांति है, लेकिन भारत आज भी जो है एक संतुलन के साथ खड़ा हुआ है। और इसमें जो है हमारे युवाओं को जो है एक सोच के साथ में, एक सुदृढ़ सोच के साथ हमारा भारत का ताकत बनना पड़ेगा उनको, छोटी छोटी चीज़ें नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में पैदा होना ही पुराने जन्मों के सत्कर्मों का फल है। क्या कि आज हम बात है, भारत में क्या पैदा बात है सर। और बिल्कुल जैसा कि आपने बात करी कि किस तरह से एक सैन्य शक्ति के रूप में भी हमारा भारत उभर के आ रहा है, और आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं, सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सेना के कारण है। तो आइए उन्हीं को समर्पित एक अच्छा सा गीत हम आपको भी सुनवाते हैं और सलाम करते हैं हमारी भारतीय सेना को। क्या बात है। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों में आत्मोत्सर्ग की भावना भरने वाला ये शेर स्वतंत्र भारत में सीमाओं की रक्षा में सन्नद्ध सैनिकों का भी प्रेरणा स्रोत रहा है। शहीदों की चिताओं पर आज भले ही मेले लगते हों, पर भारत की हृदय स्थली कहलाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का शौर्य स्मारक वो स्थान है जहां प्रतिदिन सैकड़ों व हजारों की संख्या में पर्यटकों का मेला लगता है। इस स्मारक में प्रदर्शित सैन्य गतिविधियों
और शहीदों की गौरव गाथा से साक्षात्कार होने पर हर मस्तक वीरों के प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है। इस स्मारक की बनावट पारंपरिक मंदिर स्थापत्य कला से मिलती जुलती है, जिसमें एक गर्भगृह और एक मुख्य कक्ष है। यहाँ सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे शहीदों को, हमारे वीर सैनिकों को समर्पित हमारा शौर्य स्मारक किस तरह से उनकी अद्भुत गाथा का बखान करता है। सर, ये अपने आप में भारत का शौर्य स्मारक, जब हम यहाँ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हमें गर्व महसूस होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सभी का मिश्रण, सभी की जो है वर्णन देश के लिए उनके किए गए कार्यों को यहाँ वर्णित किया गया है। और बिल्कुल हम यहीं अपने दर्शकों से भी आग्रह करते हैं कि जिन बच्चों ने अगर शौर्य स्मारक नहीं देखा हो, नहीं जानते हैं, तो एक बार अपने भारत की सेना को जानने के लिए यहाँ अवश्य आएं। और आगे भी हम आपको शौर्य स्मारक के बारे में जो जानकारियाँ हैं, किस तरह से कहाँ स्थित है, वो ज़रूर प्रदान करेंगे। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी भारतीय सेना की बात करिए, अगर स्वच्छता और स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, जो विषय पे आज हमने लिया है, आप मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाते हैं, ग्रामीण जनता से भी आपका 1-to-1 होता है, मिलते हैं। आज स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति उनकी सोच में क्या परिवर्तन आया है, वो कितने सजग हो गए हैं? आज जो गांवों की आप जिस तरह से हमने परिवर्तन की बात करी, हम जाके देखते हैं पक्के मकान हर जगह दिखाई देते हैं, वहाँ भी स्कूल हैं, चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, तो एक आदर्श गांव भी हमारे बीच में उभर कर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? पूर्व इसमें मैं व्यक्तिगत विचारों को अगर मैं बोलूँ तो मेरी मिली जुली प्रतिक्रिया होगी इसमें जी। और आज शहर तो शहर जो है, गांव भी अछूते नहीं हैं इस भौतिकवादी सोच के साथ। जी। क्योंकि इंटरनेट ने जो है हमें एक नीलेकानी की किताब है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। जी जी। ठीक है, इस सोच ने हमको जो है एक स्तर पे लेके आ गए। पहले के मामले में क्या होता था कि चूंकि ग्रामीण अंचल थोड़ा सा पीछे हुआ करता था, जानकारी नहीं होती थी, समाचार पत्र या जो भी इंफॉर्मेशन जो है, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इस मोबाइल और इस स्मार्टफोन ने जो है आज सबको एक स्तर पे लेके आया। थोड़ी सी सोच उनकी भी भौतिकवादी हुई है। जी जी। और इसका कारण है कि 30-35 साल के मेरे चिकित्सा यात्रा में मैंने अब गांव में भी जो है डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, ओबेसिटी या फिर थायराइड के पेशेंट, ऐसे पेशेंट दिखने मिल गए हैं। ये पहले नहीं मिला करते थे। पहले गांव में बुजुर्ग मिल जाते थे, झुर्रियां मिलती थी, सैकड़ों झुर्रियां अम्मा के चेहरे पे मिलती थी, लेकिन वो उकड़ू बैठ पाती थी, आशीर्वाद से उठते हुए हाथ दिखते थे। जी बिल्कुल जी। तो मैंने जैसे कहा ना, जैसे कि संक्रमणशील बीमारियां उस वक्त मृत्यु के कारण हुआ करती थी, बात अलग है, लेकिन आज जो है इस आधुनिक जीवन शैली की सोच में बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर बात करते हैं कि अगर 30-35 साल की उम्र का एक युवा जो है हार्ट अटैक से अपने जीवन को खो रहा है, बहुत ज्यादा चिंता। ये पिछले कुछ समय से अगर आप देख सकते हो आप ये, तो अभी पूरे विश्व की जो है सोच इस विषय की तरफ केंद्रित है कि क्या कारण है कि 25, 30, 35 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल सर। इस पे बहुत तेजी के साथ में शोध चल रहा है और अभी यहाँ पे मैं ये बहुत ही जवाबदारी के साथ जी। और सर, ग्रामीण अंचलों में तो मधुमेह, डायबिटीज, ये शब्द से ही परिचित नहीं थे। लोग जानते नहीं बीपी क्या होता है, शुगर क्या होता है, लेकिन उसके बाद भी वो पेशेंट वहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जो है ये स्थिति नहीं है, अभी ये स्थिति नहीं है। मेडिकल साइंस ने देखा है, जैसे गेहूँ की बात करते हैं, अभी गेहूँ में एक ऐसा एक तत्व पाया जाता है जो ग्लूटामिन जिसको कहते हैं, जिसके कारण डायबिटीज बढ़ती है। इसलिए मोटे अनाज को हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट किया है कि मिलेट पे हम शिफ्ट हो जाएं। हमारा पुराना जो खाना बाजरा, चना और ज्वार, इस पे हम पहले भोजन हमारा यही हुआ करता था। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात ये कहूँगा कि धीरे धीरे ना हमने अपनी फिजिकल शारीरिक मेहनत को कम कर दिया है। जी ठीक है, आज से 50-60 साल पहले, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, 50-60 साल पहले देखें तो गांव में ट्रैक्टर तक नहीं मिलते थे। आदमी जो है कृषि जो थी, कृषक खेती करता था बैल से। सुबह उठता था, जल्दी उठता था, उसके बाद जाके गाँव खेत में जाता था, खेत में एक फिजिकल लेबर जो है वो अच्छी खासी करता था। जी जी, फिजिकल लेबर। और उस वक्त की जीवन शैली को अगर देखते हैं तो चाहे पूर्णम हो, चाहे अमावस्या हो, गाँव का गाँव जाता था, कहीं नर्मदा जी में जाके कहीं भी स्नान करना है, पैदल कितना चलते थे।
बिल्कुल। कितने पैदल चलते थे। गांव की मड़िया पे ही मंदिर हुआ करते थे, पहाड़ों पे चढ़ना, पूजा करना, उनका रोज स्ट्रेस टेस्ट होता था। स्ट्रेस आज ट्रेडमिल करना पड़ता है जी हमें। जी जी तो उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि एक औसत आदमी 30-40 किलोमीटर रोज पैदल चलता था। जी इतना पैदल चलेगा तो कहाँ से उसको ये सब रोग होंगे जो आज जो है लाइफस्टाइल की बीमारियां होती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीज़ें आ रही हैं अभी आज जो है, इनमें एक भी बैक्टीरिया नहीं है, चाहे बीपी हो, डायबिटीज़ हो, पार्किंसन हो, माइग्रेन हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ओबेसिटी, जी, ये सारी की सारी चीज़ें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऑटो इम्यून, चमड़े की बीमारियां, ये सारी के सारी, इसमें कहाँ बैक्टीरिया, जी इसमें कोई बाहरी कारण है ही नहीं, सब आंतरिक कारण है, आपकी लाइफस्टाइल। जी तो इस पे जो है अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है, जिसका नाम है वेलनेस और रिवर्सल। ओके रिवर्सल। जी जी तो अगर रिवर्सल की बात करते हैं तो आने वाले समय देखिएगा आप जो है, आप आज जो है बहुत बड़े बड़े अस्पताल, 5 स्टार अस्पताल चलते हैं, जी चंद बीमारियों पे ही चलते हैं, जी ठीक है। लेकिन एक समय बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, क्योंकि ये एक दुर्भाग्य है कि भारत जो है, हम एक पाश्चात्य तकनीकी को मानते हुए हम उसकी तरफ भागते हैं, जी जबकि उल्टा हो रहा है। पाश्चात्य जो है हमारे पूर्वज हमारी हमारे तरफ आ ईस्ट रहे हैं। की तरफ जी चीज़ें। जी जी तो वहाँ पे अब क्या हुआ कि हमारे वैदिक नॉलेज को उन्होंने अपने प्रयोगशाला में जी सत्यापित करके एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स के साथ में उन्होंने इस चीज़ को शुरुआत की है जी, कि जैसे ब्लड प्रेशर है, हमने तो पढ़ा था पूर्वा की ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ होगी तो ताउम्र दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, जी जी लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब नहीं है अब रिवर्सल हो रहा है, जी डायबिटीज़ है रिवर्सल हो रहा है, बिना दवाइयों के डायबिटीज़ ठीक हो रही है, ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, जी ठीक है। छोटी मात्रा में कई कैंसर जो है रिवर्सल हो रहे हैं, ऑटो इम्यून बीमारियाँ, तो ये बहुत बड़ा है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन 1925 में आया, अच्छा 100 साल पहले। 100 साल पहले उसके पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में इन्फेक्शन के कारण में मृत्यु हो जाया करती थी, जी जी ठीक है। तो वहीं से जो है इन्फेक्शन कंट्रोल करना और एंटीबायोटिक 1925 में उसके बाद एक से एक एंटीबायोटिक आते गए, जी इतने एंटीबायोटिक आए, जी। फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन और कई एंटीबायोटिक। जी लेकिन समय के साथ मात्र 100 वर्ष में, जी आज 2025 चल रहा है, जी आज पूरा विश्व जो है वो पेनिसिलिन को रिप्लेस कैसे कर रहा जी। है, प्राणायाम से। जी बिल्कुल सर, आपने जो रिवर्सल की बात कही है, आप देख रहे हैं जिस तरह से आपने मिलेट्स की बात करी कि हम दोबारा से मोटे अनाज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वैदिक संस्कृति की आपने बात करी, पंचक्रम की बात करी। आप देखिए ना, आप आरोग्य को लेकर जिस तरह से आप उसे लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, आप देखिए हमारे आयुर्वेद को, हमारे यूनानी चीज़ों को भी कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। आज जिस तरह से आयुर्वेदिक कॉलेजों का निर्माण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का परिचायक है कि हमारी जड़ी बूटी, हमारे पेड़ पौधे, हमारी पुरानी चीज़ें कितनी ज़्यादा मायने रखती हैं। और अगर हम इंटरनेट की भी हम बात करते हैं तो आप देखिए हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो भी इस तरह की चीज़ों से जो है आजकल भरा पड़ा हुआ है। और बिल्कुल अभी हमने शौर्य स्मारक की बात करी थी, और आइए हम एक छोटा सा गीत शौर्य स्मारक का बताते हैं अपने दर्शकों को, लिए चलते हैं आपको, लीजिए। भूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। यहाँ शौर्य परिभाषित करती काव्य पंक्तियाँ अंकित हैं, आदिकाल से वर्तमान तक दृश्य युद्ध के चित्रित है। दर्शित है इतिहास राष्ट्र ध्वज भारत के अभिमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। जीवन झांकियां सीमा पर सन्नद्ध जवानों की,
जल थल और वायु सेना के प्रमुख सैन्य अभियानों की उपक्रम है ये बलिदानी रणवीरों के यशगान का। यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। तो ये तो था हमारा शौर्य स्मारक, और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ज़रूर जाइए और जानिए कि हमारी सेना हमारे भारत के लिए क्या महत्व रखती है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर सोच की, स्वच्छ भारत की, स्वस्थ भारत की। अभी एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं, ऋषि मोहन श्रीवास्तव जी, और आइए उनका भी हम स्वागत करते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैडम, एक तरफ तो अपन अब भारत को अपना हर तरफ से बहुत अच्छा बना रहे हैं, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनकी मनोदशा कैसे बदल सकते हैं, जो चाहे जब वाहन पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं सड़क पे, और चाहे जब गुटखा थूक देते हैं, पान थूक देते हैं। और कुछ लोगों की ऐसी भी आदत है जो छत से ही पॉलीथिन में पूरा भर के फेंक देते हैं सड़क पे। ऐसे लोगों को कैसे, उनकी मनोदशा को हम बदल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी सर। श्रीवास्तव जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि आपने ये प्रश्न पूछ के भारतीयों के भीतर एक आभास, एक चेतना जगाने की कोशिश की है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग मध्य प्रदेश में ही, हम अगर इंदौर शहर की बात करते हैं तो पिछले 10 वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता में पूरे भारत में टॉप करता आया है। बिल्कुल। और ये, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ तो भोपाल वासी होने के कारण मुझे थोड़ी सी कष्ट तो हुआ कि इंदौर ही क्यों, हमारा भोपाल क्यों नहीं स्वच्छता में टॉप। तो चूंकि मेरा छोटा बच्चा जो है वृतांश, वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं एक बार उसे छोड़ने गया, तो मैं ये सच कह रहा हूँ मैं कि मैं ढूंढ रहा था कि कोई फ़ोटो लूँगा मैं, कहीं पे कोई पाउच मिल जाए, लोग ये जो पान मसाला खा के रहते हैं करते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत घूमा, लेकिन ये मैं दाद देता हूँ, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ इंदौर वासियों का कि उन्होंने अपने डीएनए में जो है इस स्वच्छता के सिद्धांत को, नारे को स्थापित किया है। क्या बात है। और वहाँ पे बच्चे जो हैं जब चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट का रैपर अपनी जेब में डाल के रखते हैं। और यहाँ पे यही कहने से मैं नहीं चूकूंगा कि जो प्रौढ़ जो जनरेशन है वो भले ही केला खा के छिलके को फेंक देती है, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं वो टोकते हैं कि नहीं अंकल, ऐसा मत करिए। बिल्कुल। वहाँ के जो ठेले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो चाट में कई बार अपन करते हैं। ऐसा नहीं है, पूरा समाज जो है जब एक तरफ लग जाता है ना, पूरा समाज, तो आप सिंगापुर की बात करते हैं मेरी, हम सिंगापुर में तो बहुत बड़ी सजा का प्रावधान है, बहुत बड़ी सजा का प्रावधान है कि अगर आपने कहीं थूक दिया, यहाँ पे भी थूक पे जुर्माना चलता है जी। आप कहीं भी खड़े होकर सिगरेट नहीं पी सकते जी। तो ये तो एक सामाजिक चेतना है श्रीवास्तव जी, हम सबको, हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि जब तक सरकार डंडा ना मारे। मैं तो छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, हमारे युवा हेलमेट नहीं पहनते जी। हेलमेट पहनने के लिए जो है जुर्माना देने के लिए तैयार होते हैं। भारत के युवाओं की अगर ये संकुचित मानसिकता है कि जैसे ही बेचारे एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, वो फट से अपने किसी नेता को फ़ोन लगाने लगते हैं। अरे तुम्हारी जान के लिए परवाह कर रही जनता भी, आप हेलमेट नहीं पहनना, किस बात की फैशन है ये? बिल्कुल। भारत की कई ऐसे कंट्रीज हैं, कई ऐसे शहर हैं जिसमें कि सामने वाला और पीछे वाला दोनों को हेलमेट लगाना आवश्यक है। अपने आप ही ये वाला नियम जो है लागू हो गया है। और एक आवश्यक नहीं होता कि हम जो है डंडा खाने की आदत पड़ जाए। बिल्कुल। तो ये तो भीतर से हमको सुधरना पड़ेगा। और आपका सवाल जो है, मैं इसकी आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने सवाल करके कि कोई सजा का प्रावधान के बिना ही हम सुधर जाएं, हम क्यों नहीं। और दूसरा जो है, किसी व्यक्ति के परिवार में, मैं तो कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता पता करने हैं तो उसे घर जाके उसे किचन और उसके बाथरूम देख लो आप। क्या बात है। ठीक है। शहरों में किसी देश की जनता को अगर उसकी मानसिकता देखनी है, किसी देश का आईक्यू देखना है, तो सड़क पे चलते हुए नागरिक कैसे नियम से चलते हैं, सिविक सेंस कैसी है जी। तो ये तो हमें सुधरना होगा जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और कहते ना कि परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से ही होती है, और जब हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे और हर एक चीज़ को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानेंगे,
तब कहीं जो है हम पूरी तरह से देश को परिवर्तन और स्वच्छता की ओर लेकर जा पाएंगे। और जैसा कि आपने बात कही थी गांधी जी की, तो बहुत सारे युवा ये नहीं जानते, गांधी जी अपना वॉशरूम स्वयं साफ करते थे, अपना स्थान स्वयं साफ करते थे, और स्वच्छता को लेके जो उन्हें मैसेज दिया है, संदेश दिया है, निश्चित रूप से आज जो है वो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है इसी संदेश को लेके, क्योंकि स्वच्छ है तो ही स्वस्थ है। तो क्यों ना एक छोटा सा गीत हम गांधी जी का भी सुन लेते हैं कि वो संदेश आप तक भी पहुंचाते हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ कितना आवश्यक है। जग उसको बापू कहता है, जग उसको बापू कहता है, जो मानव के मन प्राणों में मानवता बनकर रहता है, जो मानव के मन प्राणों में मानवता बनकर रहता है, जग उसको बापू कहता है, जग उसको बापू कहता है। मानव का मानव के द्वारा शोषण उसको स्वीकार न था, मानव का मानव के द्वारा शोषण उसको स्वीकार न था, मानव के हक के लिए लड़ा वो मानव था, अवतार न था, मानव की शिराधमनियों में जो स्वाभिमान बन बहता है, जग उसको बापू कहता है, जग उसको बापू कहता है। जग उसको बापू कहता है। तो सुना आपने कि जो स्वच्छता का संदेश देता है, जो देश को सर्वोपरि कहता है, जग उसको बापू कहता है। जैसा कि सर हम बात कर रहे थे, हमने स्वच्छता के बारे में ही बताया, बापू के आदर्श भी हमने लोगों तक पहुंचाए और उनका किस तरह से उनके विचार हैं उससे भी हमने अवगत करवाया। आपको भी अखिल भारतीय प्रमुख बनाया गया है आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लेकर। ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य शायद युवाओं से कहीं ना कहीं या हमारे दर्शकों से एक अछूता विषय है। स्वास्थ्य तो बहुत सारी चीज़ों का हमने सुना है, आपने भी चर्चा की, लेकिन आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। पूर्वा, ये विषय मेरे आत्मा के बहुत नज़दीक है और अध्यात्म को जो मैंने परिभाषा दी है वो आत्मा के अध्ययन ही मेरे लिए अध्यात्म है। और आत्म मतलब मैं स्वयं। अगर मैं स्वयं अपने आप को अगर समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक नाम नहीं है। तो एक व्यक्ति जो है स्वयं को क्या समझता है, जब स्व का भाव जब लग जाता है, चाहे वो स्वदेशी हो, स्वदेश हो, स्वतंत्रता हो, तो उस मैं को समझना कि अल्टीमेटली हु एम आई। हम अध्यात्म में बात करते हैं तो मैं कौन हूँ, ये शब्द बहुत आता है। तो जब इस मैं में वो नाम हटा देते हैं हम, क्योंकि नाम के साथ ही जितने भी आपके सुख दुख जो है वो एक नाम के साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, एक परिवार, एक व्यापार, आपका समाज उस नाम के साथ जुड़ा होता है, जाति जुड़ जाती है, रंग भेद जुड़ जाते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में आप जो है, जब हम बात करते हैं उस परमात्मा के एक अंश आप में स्थापित है, वो अंश जो है उसका कोई नाम नहीं है।
वो तो एक समाज ने एक रीत बना दी कि हमको जो है एक नियमों के तहत जो है हम उस लाइन पे चलने के लिए हमको बता दी, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल क्षमता है उसको समझना यदि है तो वो अध्यात्म है, उसको समझना है मुझे, तो वहाँ जो है आपकी क्षमताओं का विकास होता है। और अगर मैं बात करूँ अध्यात्म को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। जी। ग्रीस में जो स्पिरिचुअलिज्म शब्द है ये स्पिरिटस से आया है। स्पिरिटस का अर्थ होता है ब्रीदिंग। तो हमारे वेदों में भी लिखा है, हमारे यौगिक जो विज्ञान है हमारा, उसमें भी जो है अगर हमको अपने मन को, हमने विचारों को, हमारी माइंड को, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को अगर वर्तमान क्षण में स्थापित करना है, अगर हमको पुरानी एंग्जाइटी और सामने की अनसर्टेनिटी जो है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और बीते हुए कल की जो विडंबनाएं हैं उनसे अलग हटना है, तो हमें अपनी मानसिक को, अपने विचारों को इस वर्तमान क्षण में स्थापित करना होगा। और उसके लिए सांसों का सहारा लिया जाता है। क्योंकि प्रकृति ने जो आपकी सांसें जो है, ये ब्रीदिंग जो है, उसको दो गुण दिए हैं। एक तो इनवॉलंटरी, सांस चल रही है, ठीक है, और इसी को अगर मैं वॉलंटरी सांस लेने लगता हूँ, मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग करने लगता हूँ, यही प्राणायाम कहलाता है। जी बिल्कुल सर। तो अपनी सोच को इस क्षण में स्थापित करते हैं जब, क्योंकि इसी क्षण में भविष्य की सब संभावनाएं छुपी हुई हैं। इसी क्षण में आने वाला जो कल है वो आज छुपा हुआ है, गर्भ में आज। तो मैं अपना भविष्य कैसे निर्धारित करता हूँ, मैं अपनी सोच कैसे बदलूं, आत्मनिर्भर सोच की बात चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं युवाओं को, अध्यात्म मेरे लिए ईश्वर मार्ग की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। अध्यात्म मेरे लिए है कि मैं मेरी क्षमता को कैसे विकसित कर सकूं, अपने आत्मचिंतन का विषय है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये इसके लिए जो है हमारे जो पतंजलि का जो योग है वो जीवन शैली में अपनाना होगा हमको। जी बिल्कुल। ठीक है, योग केवल आसन नहीं होते, योग जो है एक पूरी से योग, मतलब आज मैं जो भी हूँ इसमें मैं कुछ और जोड़ूं। कौन नहीं जोड़ना चाहता? बिल्कुल। अगर आज मैं लखपति हूँ तो मैं करोड़पति नहीं होना चाहूंगा। मेरा अगर आज एक व्यापार है, एक पेट्रोल पंप है, तो मेरे दो नहीं होने चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उसको योग कहता हूँ। योग मतलब अच्छी आदतों का योग करो ना, अपने तम को हटाओ। ठीक है, उस प्रकाश को लेके आओ, अपने भीतर अच्छी आदतें, और आपका तो विषय है समृद्ध और समृद्ध होना, ये तो योग है। और समृद्ध होना जी। और बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि जब इतनी सारे मनोभाव आपके अंदर आ जाएंगे, आपकी सोच इतनी विकसित हो जाएगी आध्यात्मिक रूप से, आपके विचार, आपके चिंतन और इस तरह की सारी चीज़ हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर तो आएंगी ही आएंगी। और फिर बहुत सारी, अगर हम एक साइंटिफिक जरिए से बात करें तो बहुत सारी बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता जो है वो भी शायद हमारे अंदर डेवलप है। एविडेंस बेस्ड है ये। सिंपल प्राणायाम से, सिंपल मेडिटेशन से आपके भीतर की जो इम्यूनिटी है वो ग्रो कर रही है। ये तो मतलब एविडेंस बिल्कुल है सर, इसका। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही वृहद विषय है, और शायद आप जो हमने आज विषय लिया है इसको समाहित कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और शायद हम पूरा दिन भी अगर इस पर चर्चा करें जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, और हमारे दर्शकों निश्चित रूप से उसे सुनना भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन सर, समय का इशारा है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के बहुत अच्छे संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम की समापन हम करना चाहेंगे, ताकि आपकी वो विचार जो है उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें और एक अच्छी दिशा में वो भी निरंतर बढ़ते रहें। मैं हमारे प्रिय दर्शकों को एक न्यूज़ देना चाहता हूँ जी। न्यूज़ का स्पेलिंग होता है NEWS। N का मतलब न्यूट्रिशन, आहार, संतुलित आहार। E से एक्सरसाइज, व्यायाम, 30 मिनट का व्यायाम रोज। W से वरीज, चिंता मुक्त जीवन। S फॉर स्लीप, एक ऐसी गहरी निद्रा जिसमें स्वप्न ना हो। ये 4 आधार हैं। इसके बाद भी जो छोटी सी चीज़ है कि जब भी सुबह उठें आप, तो एक ग्रेटिट्यूड के साथ भगवान को नमस्कार करें, अपने माँ बाप को नमस्कार करें, गुरुओं को नमस्कार करें कि ईश्वर ने आपको फिर से एक दिन दिया। क्योंकि कल जो आपके साथ सोए थे उसमें से 2 लाख लोग वो आज का सूरज नहीं देख पाते, पूरे विश्व का आंकड़ा है। आप उस भाग्यवान लोगों में से हो कि आपको आज फिर से सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं, आपको फिर से 24 घंटे दिए हैं एक नया काम करने के लिए। अपने जीवन को समर्पित करें सुकर्मों के लिए, अपने भारत माता के लिए समर्पित करें। इसी से आपकी समृद्धि होगी और आपका व्यक्तिगत जीवन भी इसी से सुधार होगा। ग्रेटिट्यूड के साथ रहें,
सबको प्रेम के साथ देखें, सेवा भाव के साथ रहें, देश प्रेम के साथ रहें। यही मैं युवाओं को और यही सबको जो संदेश देना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की है और आज जो डॉक्टर राजेश शर्मा ने आपको बातें बताई हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।